हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है द फर्स्ट स्टेप एकेडमी। आइए हम शुरू करने वाले हैं आज अपना एक नया टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि जो पुराने वीडियो हैं हमारे आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो कंटिन्यू पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये हमारा नया टॉपिक है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। एग्ज़ाम से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा। इसको हम 5-6 वीडियो में पूरा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है कि आपका मैटर एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके देखे जाए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो पहला प्रश्न बनता है कि ये पोषक तत्व हैं क्या। तो सीधी सी परिभाषा है, हम मनुष्य या जीव जो भी चीज़ें भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं वह सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात मानव जीवन में उपयोग किया जाने वाला समस्त खाद्य पदार्थ जो कि उसके शरीर को ऊर्जा प्रदान करे वह क्या करता है, पोषण का कार्य करता है। ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा बच्चों की लैंग्वेज में। अब हमारे शरीर में दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिन्हें क्रमशः हम कार्बनिक, इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। यानी आपने बताया मानव शरीर में दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिसे क्रमशः कार्बनिक ऑर्गेनिक और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक पोषक तत्व कहा जाता है। अब कार्बनिक पोषक तत्व किसे कहेंगे, अर्थात जिसमें कार्बन की मात्रा हो। ऐसे पोषक तत्व जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाएगी वह पोषक तत्व अकार्बनिक होंगे। सामान्य सी परिभाषा। अब कार्बनिक पोषक तत्व में अपने क्या क्या पढ़ना है, तो कार्बनिक पोषक तत्व में हमें मुख्यतः पढ़ना है और पांचवा पहला है, हम शुरू करेंगे अपना कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन, फिर पढ़ेंगे हम वसा, फिर हम पढ़ेंगे विटामिन और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें एंजाइम। अर्थात मानव शरीर में 5 कार्बनिक पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसे फैट बोलते हो आप इंग्लिश में, फैट या लिपिड बोलते हैं इसे, विटामिन और एंजाइम। 5 कार्बनिक पोषक तत्व अर्थात जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो। अकार्बनिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, अकार्बनिक मुख्यतः हमें पढ़ना है क्या, जल, जिसे आप वाटर के नाम से कहते हो। जल अकार्बनिक है क्योंकि इसका जो सूत्र है क्या है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। अर्थात जल में कोई कार्बन का अणु आपको दिख नहीं रहा होता, ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। इसके बाद हमें पढ़ना है खनिज लवण, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। अब खनिज लवण में अपने क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, अब शायद नीचे नहीं दिख रहा हो फिर भी आप देख लें, आयरन और लास्ट है हमारा इसी में खनिज लवण में आयोडीन। ठीक, अर्थात मानव शरीर में
निम्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि कार्बनिक और अकार्बनिक है। कार्बनिक पोषक तत्वों की संख्या 5 है, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और एंजाइम। और अकार्बनिक पोषक तत्वों के मुख्यतः हमें पढ़ना है जल, अर्थात क्योंकि मानव शरीर जो है लगभग 60 से 70% जो मानव का पूरा शरीर है जल से बना हुआ है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करनी है। फिर हम पढ़ना खनिज लवण। खनिज लवण में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, फॉस्फोरस है, आयरन है और आयोडीन है। ये हमें कुछ हमारा पोषक तत्व का टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अपने को सॉल्व करने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है इसमें, इस टॉपिक के अंतर्गत। फिर हम शुरू करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। तो पोषक तत्वों में पहला टॉपिक हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसा पोषक तत्व है, तो आपने बताया ये कैसा पोषक तत्व है, कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक पोषक तत्व क्यों है, क्योंकि जिसका निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलने के बाद यौगिक के रूप में क्या निर्माण होता है, इसका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। फिर पूछ लिया था कभी कभी एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो कार्बन का एक अणु होता है, हाइड्रोजन का 2 अणु रहता है और ऑक्सीजन का 1 अणु रहता है। अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:2:1 होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट इन तीनों के अणुओं से मिलने के बाद यौगिक के रूप में निर्माण होता है। ठीक, फिर आपसे पूछ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किससे है, खाद्य पदार्थों में। तो खाद्य पदार्थों में भी बेसिक हम जान रहे हैं। खाद्य पदार्थों में आप जानते हो गेहूं है, चावल है, ठीक है, आलू वगैरह है सब्जियों में, इत्यादि जो है हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, अर्थात ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे मैंने बताया ऊर्जा प्रदान करने के, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब ऊर्जा का मापन शरीर में किससे करते हैं हम, तो उसका पैमाना क्या है, कैलोरी। और कैलोरी कैसे लिखी जाती है, किलोग्राम में, ग्राम में, तो ये किलो में होती है, किलोग्राम में लिखी जाती है। अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है, और ऊर्जा का जो पैमाना है, ऊर्जा का मापन हम कैलोरी से करते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि अगर 1 ग्राम किसी व्यक्ति ने कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया तो उसको ऊर्जा के रूप में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, तो उसका आंसर क्या है, 4.1। पर ल्यूसेंट में आप देखोगे तो 4.2 लिखा रहता है, और कहीं कहीं आंसर 4.3 मान लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखना 4 नंबर जो है 4 किलो कैलोरी। ये पॉइंट में वैल्यू अलग अलग रहती है, हर जगह आपको मिल जाता है, पर 4 आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको आंसर यही लगाना है। अर्थात 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपने ग्रहण की तो आपको ऊर्जा के रूप में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। इतनी बात समझ में आई। अर्थात कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे हैं पहले पोषक तत्व में कि ये कैसा पोषक तत्व है, कार्बनिक। इसका निर्माण कैसे हुआ, कार्बन का अणु होना ही चाहिए, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलने के बाद यौगिक रूप में किसका निर्माण हो, कार्बोहाइड्रेट। अब पूछा जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात क्या होता है, तो कार्बन का 1 अणु रहता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु रहता है। ठीक है, तो अर्थात अनुपात हुआ 1:2:1। खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, आलू इत्यादि में ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब मानव शरीर की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का पैमाना क्या होता है, मापन कैलोरी से होता है। कैलोरी कैसे मापी जाती है, किलो में मापी जाती है। तो आपने बताया अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप ग्रहण करते हो तो 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी तक आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं।
अब जो कार्बोहाइड्रेट है अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट के अध्ययन के दृष्टिकोण से, अणुओं के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है, जिसे क्रमशः बोलते हैं हम क्या? हम बोलते हैं इन्हें मोनोसेक्राइड। दूसरा है आपका डाइसेक्राइड। और लास्ट है आपका पॉलीसेक्राइड। अब मैंने आपको बताया अणुओं के दृष्टिकोण से इसकी संरचना के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्रमशः मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनो का अर्थ होता है एक, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का एक अणु, तो क्या कहलाएगा? मोनोसेक्राइड। अब इसमें डाइसेक्राइड करते हैं तो 2, अर्थात मोनोसेक्राइड के 2 अणु जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक रूप में किसका निर्माण करते हैं? डाइसेक्राइड का। मोनोसेक्राइड का होता है एक अणु, यानी सिंगल अणु होता है, और ये मोनोसेक्राइड का। डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड के 2 अणु जब मिल जाते हैं तो यौगिक रूप में पॉलीसेक्राइड, सॉरी डाइसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड में 2 से अधिक अणु, 2 से अधिक अणु जब मिलते हैं तो यौगिक रूप में क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब तो हमें पहला पढ़ना है क्या? मोनोसेक्राइड। तो आपने बताया कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार हैं, और तीनों प्रकार में एक अणु होता है मोनोसेक्राइड के। डाइसेक्राइड के 2 अणु होते हैं, और पॉलीसेक्राइड 2 से अधिक अणु कार्बोहाइड्रेट के जहाँ वो पॉलीसेक्राइड कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पलों के बारे में हम लोग चर्चा करनी है। ठीक है, अब मैं हटाता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लें आप। पहला पढ़ना मोनोसेक्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है प्रश्न से। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे मोनोसेक्राइड से। तो आपने बताया इसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अणु होता है, ठीक, और यह सेक्राइड जो होती है मोनोसेक्राइड, यह जल में घुलनशील होती है आसानी से। ठीक है, अब सिंपल सी बात यह है कि अगर एक लकड़ी आपको दी जाए, जैसे सिंगल पेन है, इसको आपको बोला है तोड़ने के लिए, तो आप मेहनत लगा इसको तोड़ दोगे। पर अगर मैं इसको 2-3 कर दूं तो आपको बहुत दम लगाना पड़ता है। अर्थात यहाँ मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट एक अणु है, तो इसको जो पचाने की बात है, आपके शरीर में जो पाचन तंत्र की बात हम पढ़ेंगे, उसको पचाने में, इसको तोड़ने में क्या ज्यादा समय लगेगा? नहीं, यह सिंगल अणु है, आसानी से पच जाएगा और जल में घुलनशील है। ठीक है, अब ये इसका बताने का मतलब क्या है? क्योंकि इसको उदाहरण जो हम पढ़ेंगे आपको समझना पड़ेगा कि पहला इसका जो उदाहरण है जो इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड का पहला उदाहरण ग्लूकोज, जिसे अंगूर की शर्करा अर्थात इसे शुगर ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। अर्थात अंगूर में मीठेपन का कारण कौन सी कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज होती है, यानी ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण अंगूर हमें मीठा लगता है। और ग्लूकोज कैसे कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? मोनोसेक्राइड प्रकार का। ठीक, अब आपने बताया मोनोसेक्राइड के जो अणु होते हैं जल में आसानी से घुलनशील होते हैं, और सिंगल अणु होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। ठीक, और कार्य इनका क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो यह आसानी से और तुरंत
ऊर्जा प्रदान करता है, इसी कारण से जो भी खिलाड़ी होते हैं, धावक होते हैं आदि, सभी को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या प्रदान की जाती है? ग्लूकोज। क्योंकि इसकी जो ऊर्जा होती है तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देती है, तुरंत इसका पाचन होता है, क्योंकि इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधे सिंगल अणु में जाएगी और आपके बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आसानी से घुलनशील है, आपने बता दिया मोनोसेकेराइड घुलनशील है, ये खिलाड़ी और धावक को तुरंत एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका रीजन यही है। और अंगूर में मीठेपन का कारण क्या है? ग्लूकोज ही होती है। शुगर ऑफ ग्रेप्स के नाम से किसे जाना जाता है? ग्लूकोज दे देगा आपको, फ्रक्टोज दे देगा, लैक्टोज दे देगा, माल्टोज दे देगा, तो आपको आंसर क्या लगाना है? ग्लूकोज लगाना। ठीक है, अब इसका दूसरा उदाहरण है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है, फलों की शर्करा, अर्थात इसे बोलते हैं सुगर ऑफ फ्रूट्स। अब देखिए, फ्रूट तो अंगूर भी है, फ्रूट तो अंगूर भी है, पर समस्त फ्रूटों की बात हो रही है। संसार के समस्त फ्रूट जो मीठे होते हैं उनमें जो मिठास का कारण है, उसमें शक्कर जो होती है, उसमें क्या होती है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का। फलों में मीठेपन का कारण कौन सी शर्करा होती है? तो आपको आंसर क्या लगाना है? फ्रक्टोज लगाना है। ठीक, फिर थोड़ा सा अगर आपसे घुमा दिया कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, अब फलों से मीठा तो कुछ नहीं है भाई प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप में फलों से मतलब सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है कि माल्टोज है कि लैक्टोज है कि ग्लैक्टोज है? तो आपको आंसर क्या लगाना है? फ्रक्टोज। फिर से समझ लेते हैं, मोनोसेकेराइड अर्थात कार्बोहाइड्रेट के एक अणु, यह अणु आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से जल में घुलनशील होते हैं, सिंगल अणु को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने का कार्य कैसे करते हैं? मोनोसेकेराइड करते हैं। मोनोसेकेराइड के अंदर पहला उदाहरण आपने पढ़ा ग्लूकोज। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा अर्थात सुगर ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है, यानी अंगूर में जो मीठापन होता है ये ग्लूकोज के कारण होता है। अब यह तुरंत आसानी से ऊर्जा प्रदान करने वाली एनर्जी है ग्लूकोज, इसलिए खिलाड़ी और धावक को तुरंत एनर्जी प्रदान करने के लिए ग्लूकोज प्रदान किया जाता है। अब फ्रक्टोज दूसरा उदाहरण आपने लिया मोनोसेकेराइड के अंतर्गत। फ्रक्टोज फलों की शर्करा अर्थात सुगर ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है, यानी जंतु जगत में सबसे मीठे फल ही होते हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप से बनाई गई सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रक्टोज ही है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होगी, तो कृत्रिम रूप से भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिफिशियल रूप से। इतना आपका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप आगे बढ़े हम। ठीक है, तो आपने बताया प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रक्टोज। पर अगर आपसे पूछ लिया कृत्रिम रूप से बनाई गई, कृत्रिम रूप से, या इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई सबसे मीठी शर्करा, यानी सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा आपने सुना होगा, एक वर्ड है सैकरीन। सैकरीन का प्रयोग, मतलब सैकरीन से मीठा कुछ भी नहीं है, यह लगभग फ्रक्टोज से लगभग 250 गुना ज्यादा मीठी होती है, ज्यादा मीठी है किसकी तुलना में? फ्रक्टोज की तुलना में। अर्थात अगर आपसे पूछ ले जाए कि पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा कौन सी? सैकरीन। पर अगर प्राकृतिक रूप से तो फलों के द्वारा तो प्राकृतिक रूप से फ्रक्टोज ही मिलती है, पर सैकरीन क्या है? मानव द्वारा निर्मित है, आर्टिफिशियल द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो सैकरीन ये फ्रक्टोज से 250 गुना ज्यादा मीठी होती है। इसी सैकरीन का प्रयोग वर्तमान समय में मधुमेह रोग से ग्रसित व्यक्ति, मधुमेह रोग से अर्थात डायबिटीज जिसको होता है, डायबिटीज जिसको होता है, मधुमेह रोग से ग्रसित व्यक्ति मीठेपन के लिए करते हैं,
यानी जिनको डायबिटीज होता है वो सैकरीन का प्रयोग करते हैं, और उस सैकरीन को हम किस नाम से जानते हैं? शुगर फ्री शुगर के नाम से। आपने बताया कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे मीठी शर्करा कौन सी? सैकरीन। प्राकृतिक रूप से बना मिली जो आपको शर्करा है फ्रक्टोज है। और इसी सैकरीन का प्रयोग कौन करता है? मधुमेह यानी डायबिटीज रोग से, डायबिटीज डिजीज से जो पीड़ित है व्यक्ति, वह मीठेपन के लिए प्रयोग करते हैं सैकरीन का ही। और उस सैकरीन को वर्तमान समय में शुगर फ्री शुगर के नाम से जानते हैं। देखा हुआ आपने, बिपाशा बासु आती है प्रचार करने, शुगर फ्री शुगर का आती थी, ठीक है, येलो कलर की होती है। तो शुगर फ्री शुगर का प्रयोग कौन करता है? जो डायबिटीज रोग से ग्रसित होते हैं व्यक्ति, वह अपने मीठेपन के लिए करते हैं, क्योंकि शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया खास मोनोसेक्राइड के जो प्रमुख उदाहरण थे। ठीक, इसका तीसरा उदाहरण है आपका गैलेक्टोज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं। गैलेक्टोज आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछ ले गैलेक्टोज किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है मोनोसेक्राइड प्रकार कार्बोहाइड्रेट का तीसरा उदाहरण है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कभी कभी आपसे चौथा उदाहरण पूछ ले। चौथा उदाहरण, तो एक शर्करा नाम सुना होगा आपने, राइबोज शर्करा, राइबोज राइबोज उदाहरण है। ये चौथा उदाहरण है। और पांचवा उदाहरण है इसका डीऑक्सीराइबोज। यानी 5 उदाहरण है, मुख्यतः 2 उदाहरण है जिसके बारे में डिटेल्स मैंने आपको बता दी। और आपने सुना हुआ डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए, ये डीएनए में होता है। अपन उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसके 5 उदाहरण है, 2 प्रमुख है, 3 अन्य है जो आपको मैंने बता दिए। सिर्फ आपसे पूछा है ये किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको बताना है मोनोसेक्राइड प्रकार की। गैलेक्टोज भी है इसी का उदाहरण, राइबोज भी है और डीऑक्सीराइबोज भी है। ठीक है, हटाता हूं इसको। हमें कोशिश ये करना है कि हमारे जो लेक्चर है आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार डबल डबल बार रिपीट करता हूँ। तो आपको कोशिश करना है कि हमें यही सारा क्लियर हो जाए, हमें बार बार पढ़ना ना पड़े, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। तो आपने मोनोसेक्राइड के बाद बात की थी डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड आपने बताया मोनोसेक्राइड के 2 अणु, मोनोसेक्राइड के 2 अणु मिलते हैं तो यौगिक के रूप में किसका निर्माण होता है? डाइसेक्राइड का। इसका पहला उदाहरण है आपका सुक्रोज। ठीक है, आपने बताया मोनोसेक्राइड 2 अणु मिलेंगे, अर्थात सुक्रोज का जो निर्माण होता है वह यौगिक के रूप में ऊपर अणु कौन कौन से मिलेंगे? तो मोनोसेक्राइड के एक अणु रहता है ग्लूकोज और दूसरा अणु रहता है क्या? फ्रक्टोज। एक अणु इसका मिला, एक अणु इसका मिला, और यौगिक के रूप में ज्वाइंट में डाइसेक्राइड के रूप में क्या मिला? सुक्रोज। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा सुक्रोज को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा के नाम से, अर्थात केन शुगर। गन्ना होता है, आपने देखा हो गांव में गन्ना वगैरह होता है, आप चूसते उसको खाते हैं। ठीक है, तो गन्ने में जो मीठे वाले कारण होता है क्या होता है? सुक्रोज होता है। ठीक, और इसी सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुक्रोज को ही टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। ठीक, दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण होगा डाइसेक्राइड का। ठीक, दूसरा उदाहरण हमारा है लैक्टोज। लैक्टोज नाम से समझ में आ गया होगा आपको, इसमें दूध जो होता है, दूध में जो मीठापन होता है, दूध में मीठेपन का कारण क्या होता है? लैक्टोज शर्करा।
इसी लैक्टोज शर्करा के कारण दूध हमें हल्का मीठापन लगता है, हल्का मीठापन जो रहता है इसी कारण होता है। अर्थात दूध में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? लैक्टोज है। लैक्टोज किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? डाइसेकेराइड प्रकार का। अब बात हो रही है यहाँ दूध की, ठीक है। तो दूध से रिलेटेड जितने प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाले हैं, ठीक है। जैसा भी आपको पसंद आए उसको जरूर लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ जरूर। सबको सिलेक्शन चाहिए भाई, सबकी हेल्प करें आप। ये फ्री वीडियो है आपका। ये लैक्टोज यहाँ दूध में मीठेपन का कारण होती है। सुक्रोज, सुक्रोज का निर्माण किससे हुआ? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से हुआ। अब क्वेश्चन आता है लैक्टोज का निर्माण कैसे हुआ? तो जो लैक्टोज का निर्माण होता है इसमें भी ग्लूकोज रहता है प्लस एक मैंने आपको तीसरा उदाहरण बताया था मोनोसेकेराइड का, क्या? गैलेक्टोज, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज रहता है, मोनोसेकेराइड में गैलेक्टोज रहता है। इन दोनों के मिलने के बाद लैक्टोज का निर्माण होता है, ठीक है, यौगिक के रूप में। और दूध में यही लैक्टोज के कारण हल्का मीठापन लगता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आ रही दूध की, तो दूध से जितने प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। दूध, मिल्क। दूध को आप जानते हो इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण पोषक आहार। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि दूध को पूर्ण पोषक आहार कहा जाता है, यानी आप दूध ले लो आपको सारा पोषण मिल जाएगा। पर अगर ऐसी कोई चीज जिसमें सारा पोषण हो और हम पढ़ रहे हैं पोषक तत्व, पर अगर उसमें कोई चीज अनुपस्थित हो किससे प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज इसमें पा रहे हैं। तो दूध को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण पोषक आहार। पर इसी में क्वेश्चन आता है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? विटामिन नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर है इसमें दूध में विटामिन सी अनुपस्थित होती है, विटामिन सी नहीं पाई जाती। और दूध में कौन सा खनिज लवण नहीं पाया था? तो दूध में कौन सा खनिज लवण नहीं पाया था? इसमें आयरन नहीं पाया जाता। आप देखते हो टीवी में बहुत तरह तरह के बच्चों के लिए ब्रांड आते हैं कि अब बच्चों को दीजिए पूर्ण पोषक आहार, अब आयरन युक्त ये जो दूध में मिला है और बच्चों को दे बहुत सारी शक्तियां, ठीक है, दुगनी शक्ति। तो आयरन नहीं पाया था इसलिए दूसरे प्रोडक्ट में आयरन मिला दिया था ताकि आपके बच्चे को आयरन भी मिल सके दूध के साथ, ठीक। तो आपने बताया दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाते? सी नहीं पाई जाती। और खनिज लवण कौन सा नहीं पाता? आयरन, लोहा नहीं पाया जाता, ठीक। फिर आपसे पूछा जाता है कि दूध की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? तो आपको पता हो दूध में एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो दूध की प्रकृति को क्या करता है? अम्लीय या एसिटिक बनाता है, ठीक। एसिटिक कैसे बनाता है? लैक्टोबैसिलस क्या होता है? एक एसिड छोड़ता है जिसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड ये छोड़ेगा और दूध की जो प्रकृति होती है उसको क्या करता है? अम्लीय कर देता है। और लैक्टिक एसिड छोड़ने जब अम्लीय प्रकृति होती है तो दूध कैसे परिवर्तित हो जाता है? दूध आपका दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अर्थात दूध से दही परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीवाणु इंपॉर्टेंट है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध की प्रकृति कैसे बदलता है? अम्लीय बदलता है। कौन सा अम्ल छोड़ता है? लैक्टिक अम्ल छोड़ता है ये जीवाणु। और लैक्टिक अम्ल छोड़ने के बाद दूध कैसा हो जाता है? दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे कई क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि दूध का जो रंग सफेद होता है, यानी दूध का रंग जो सफेद होता है किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध में एक केसीन नामक तत्व पाया जाता है, केसीन। इसी केसीन तत्व की उपस्थिति के कारण आपका दूध जो होता है व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का होता है। आप देखते हो गाय का हो चाहे भैंस का हो, भैंस का रहे, बकरी का रहे, किसी का भी दूध रहे, हल्का क्या रहेगा? वो एकदम व्हाइट कलर ही रहेगा। पर गाय के दूध में
हल्का पीला दिखता है आपको, हल्का पीलापन का कारण क्या है? कई बार पूछा गया कि सफेद रंग का कारण क्या है, तो केसीन, और गाय का दूध हल्का पीला तो उसका दूध का कारण क्या है? कैरोटीन। अर्थात गाय में जो हल्का दूध पीला दिखता है वह कैरोटीन नामक एक तत्व पाया जाता है। इसी तत्व की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है, और केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। इतनी बात समझ में? तो आपने बताया हम दूध पढ़ रहे हैं, ये लैक्टोज है, लैक्टोज कैसे दूध आया, जो दूध के अंतर्गत सबसे मीठी, दूध में मीठेपन के कारण लैक्टोज शर्करा थी, जो कि डाइसेकेराइड का उदाहरण था। तो दूध से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो दूध को पूर्ण पोषक आहार कहा जाता है। पूर्ण पोषक आहार है तो कुछ नहीं पाया जाएगा, उससे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें कौन सा विटामिन नहीं, तो सी नहीं पाई जाती। कौन सा मिनरल नहीं पाया था, तो आयरन नहीं पाया था। तो आपने बताया दूध में एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया था, जो कि कंटिन्यू क्या छोड़ता है? लैक्टिक एसिड छोड़ता है। लैक्टिक एसिड छोड़ने का दूध जो होता है अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और वह दूध जो होता है दही परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दूध का रंग सफेद क्यों होता है? तो केसीन तत्व की उपस्थिति, केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है, और गाय का दूध हल्का पीला कैरोटीन नामक तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूध से एक प्रश्न आता है पाश्चुरीकरण से, पाश्चुराइजेशन। आपने सुना होगा पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन। ठीक है, हमारे यहाँ सांची का दूध आता है, इंडिया लेवल में आपने देखा अमूल का दूध चलता है, ठीक है, मदर डेयरी वगैरह दूध चलते हैं। तो पाश्चुरीकृत लिखा रहता है, पाश्चुरीकृत दूध, इससे प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न होने में पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? तो इसकी खोज किसने की? तो आपने बताया लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इस पाश्चुरीकरण की खोज की, इसीलिए इसे पाश्चुरीकरण कहा गया है। पास्चर ने इसकी खोज की थी। इन्होंने बताया कि दूध जो होता है बहुत आसानी से बहुत जल्दी खराब हो जाता है, हम उसको लंबे समय तक नहीं बचा पाते। क्यों नहीं बचा पाते? इसमें लैक्टोबैसिलस जो मैंने आपको बताया वह जीवाणु दूध को खराब करके दही बना देता है। और दूध को लंबे समय सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस क्रिया की खोज लुई पास्चर ने की, उसी का नाम क्या कहा? पाश्चुरीकरण कहा गया। इन्होंने बताया अगर दूध को हम 71.60 डिग्री सेल्सियस पर 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट गर्म करें, और आपके पास इतना समय नहीं, तो 71.60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मात्र 15 सेकंड आप इसको गर्म कर दें। ठीक, अब इस टेम्परेचर पे गर्म क्योंकि है? ऐसा माना जाता है कि जो समस्त जीव होते हैं उनके शरीर में जो एंजाइम होता है, अर्थात लैक्टोबैसिलस जो एक जीवाणु है, उसका जो एंजाइम है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद समाप्त हो जाता है। इस टेम्परेचर के बाद जो एंजाइम होते हैं मर जाते हैं। ठीक, तो जो एंजाइम है वे कार्य नहीं कर पाते, कार्य नहीं कर पाएंगे। बैक्टीरिया तो आपको फिर से आ सकता है उसमें, पर उसका एंजाइम क्रिया नहीं कर पाता, तो उसमें एसिटिक नहीं छोड़ पाता, अम्ल नहीं छोड़ पाता। तो आपने इस टेम्परेचर इसको गर्म कर दिया तो उसका एंजाइम समाप्त हो गया जीवाणु के। फिर आप इसको 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करें और इन टेम्परेचर पे आप गर्म करें। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी जीवाणु हो जिसका जो शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं, जैव उत्प्रेरक क्रिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, आपकी जो फंक्शन, आपकी बॉडी के फंक्शन को, प्रोसेस को बढ़ाते हैं, वह 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर आपको ठंडी ज्यादा हो रही है, इस टेम्परेचर के बाद वह एंजाइम, जीवाणु तो रहेंगे पर वह क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक, तो आपने गर्म इस टेम्परेचर के ऊपर किया 62 और 71 पे, और ठंडा किस पे करना? 10 से ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस, अर्थात फ्रिज का औसत तापमान, रेफ्रिजरेटर का औसत तापमान, इस पे आप ठंडा कर दीजिए। तो आपका जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उसके एंजाइम समाप्त होंगे और निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे। तो लंबे समय तक आप दूध को बचा सकते हो, वह एसिटिक नहीं आएगा, एसिटिक फॉर्म में नहीं आएगा और दही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला गया? दूध को लंबे समय तक जीवाणु से सुरक्षित रखने की क्रिया को क्या बोला गया? पाश्चुरीकरण। ठीक है, और इस क्रिया की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। इन्होंने 2 टेम्परेचर बताए, इन दोनों टेम्परेचर पे आप गर्म करो और फ्रिज के औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करो, और लंबे समय तक कहीं भी इसको ले जा सकते हो और लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई हुई क्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब दूध से अगला प्रश्न जो बनेगा वो हम बताने वाला हूं। आपने सुना होगा एक हार्मोन के इंजेक्शन का, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यह दूध स्त्रावण की क्रिया को बढ़ाता है। आपके शरीर में आपने देखा होगा कि ऑक्सीटोसिन तो बहुत काम की चीज है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। पर आपने देखा होगा गांव या शहरों में भी गाय भैंसों में एक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें अतिरिक्त जो दूध है उसको बाहर निकाला जा सके। जो उसके बच्चों के लिए रहता है वो भी वो बाहर निकाल लेते हैं। तो अधिक दूध स्त्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कृत्रिम रूप से बनाए गए, यानी आर्टिफिशियल रूप से बनाए गए कृत्रिम इंजेक्शन का प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या करता है? दूध स्त्रावण यानी सेक्रेशन, दूध के जो एक्स्ट्रा सेक्रेशन है उस प्रोसेस को बढ़ाता है। ठीक, और इसी हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग वर्तमान समय में जो फल और सब्जी विक्रेता हैं, फल और सब्जी विक्रेता कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से उन्हें पकाने के लिए कर रहे हैं। इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग फलों और सब्जियों को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए कर रहे हैं, जो कि एक कैंसर का कारण होता जा रहा है। इस हार्मोन के आर्टिफिशियल रूप से एक्स्ट्रा यूज करने से आज कैंसर नामक बीमारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो आपने बताया ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध स्रावित करने के लिए, यानी उसकी जो क्षमता है 5 लीटर दूध बनाने की किसी भी जीव की, वह 5 लीटर दूध आपको पूरा नहीं देता, कुछ अपने बॉडी में रखता है, पर आप इसको लगा के एक्स्ट्रा आप जो उसके बॉडी में बचा हुआ सब आप निकाल लेते हैं। और इसी का प्रयोग करके आप फलों और सब्जियों को जो 5 दिन में पकने वाले 2 दिन में पका रहे हैं। तो ये हानिकारक प्रकृति की आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक, फिर आता है आपका एक इंजेक्शन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है? दूध के निर्माण की क्रिया को बढ़ाता है, दूध निर्माण बढ़ाना, ये सैक्रेशन का कार्य कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? प्रोडक्शन का कार्य। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कृत्रिम रूप से बनाए गए इंजेक्शन का प्रयोग, अर्थात किसी भी गाय की क्षमता 2 लीटर दूध देने की है, पर आप उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हो तो आप उसकी जो हार्मोन से उसकी प्रोसेस को बढ़ाते हो, और वो क्या करती है? 3 लीटर दूध बनाना प्रोसेस कर देती है। 3 लीटर दूध बनाने लगी, वो 2 लीटर की क्षमता थी पर 3 लीटर बना रही है, वो उसके लिए हानिकारक प्राणघाती है। और आपने लगा दिया क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है जो आपका 3 लीटर बना है वो पूरा बॉडी से निकाल रहा है, ये निर्माण करा रहा है, ये पूरा बॉडी से निकाल रहा है। अर्थात दूध निर्माण की क्रिया को बढ़ाने का प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध स्त्रावण यानी सेक्रेशन जो बॉडी से बाहर निकालना और ये बॉडी के अंदर प्रोडक्शन करना, ये करता है। और बॉडी से बाहर निकालना सेक्रेशन का ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है ये दोनों हार्मोन के आपको समझ में आ गया होंगे। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूध से ऐसे ही कुछ प्रश्न आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया। अब लैक्टोज के बाद आपका तीसरा उदाहरण है डाइसेकेराइड का, उसे हम बोलते हैं माल्टोज। ठीक है, माल्टोज जो है, माल्टोज को बीजों की शर्करा के नाम से जाना जाता है। बीज में अर्थात आप कोई भी बीन लेते हैं, बीज लेते हैं, सीड लेते हैं, जैसे आप चना खाओ या गेहूं खाओ, चावल खाओ कच्चा, तो आपको हल्का मीठापन उसमें जरूर महसूस होता है। उसमें जो हल्का मीठापन होता है वह किसी कारण होता है? माल्टोज शुगर के कारण। माल्ट शुगर उसे कहते हैं, माल्ट शुगर। माल्ट अर्थात बीजों की शर्करा, बीज में जो हल्का मीठापन होता है माल्टोज के कारण ही होता है। और माल्टोज भी एक प्रकार किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? यह भी एक डाइसेकेराइड प्रकार के उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, तो ये आपका डाइसेकेराइड समाप्त हुआ, इसको लिख लें आप। बीजों की शर्करा यानी बीजों में जो मीठेपन का कारण होता है,
और माल्टोज के कारण होता है, इसलिए इसे माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। माल्ट शुगर के नाम से माल्टोज को ही जाना जाता है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का तीसरा उदाहरण हमने पढ़ा था पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का जो पहला उदाहरण है, पॉलीसेकेराइड में आपने बताया था कार्बोहाइड्रेट के 2 से अधिक अणु जो रहते हैं, 2 से अधिक अणु जब मिलते हैं तो यौगिक के रूप में किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं? पॉलीसेकेराइड का। अब इसके अंतर्गत पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण हमारा स्टार्च। स्टार्च को ही हम क्या बोलते हैं? मंड। अब स्टार्च है क्या? सिंपल से एक कहानी आपको बताता हूं। आपको किसी पार्टी में इनवाइट किया गया, आप घर में 5 रोटी खा रहे थे। ठीक, आपकी बॉडी 5 रोटी के अनुसार आपकी एनर्जी बनाती है। ठीक, अब आप एक दिन एक्स्ट्रा पहुंच गए पार्टी में और आपको 10 रसगुल्ले खाने का ऑप्शन मिल गया, आइसक्रीम खाई, तो आपने 5 रोटी के अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें खाई जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी बनाती है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है आपकी बॉडी में स्टोर होती है, हम ग्लूकोज का यूज करते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। अब अगले दिन क्या होता है कि आपको जो 5 रोटी आप खा रहे हो, घर में कोई नहीं है, आपको 5 रोटी नहीं मिल पाई, तो आपको लगती है भूख, तो आपकी बॉडी जो होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने कर ली थी, या आपके बॉडी में कहीं स्टोर है, जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है और आपको आज के काम करने के लिए मदद करता है। सेम वही चीज है स्टार्च या मंद पौधों में जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है पौधों में जो अतिरिक्त ऊर्जा, यानी आज धूप अच्छी थी, पौधों ने अच्छा बनाया खाना, ठीक, और उनके एनर्जी जो यूज थी वो यूज कर ली, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है पौधों में, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है पौधे जो है स्टार्च या मंड के रूप में अपने शरीर में रखते हैं। आपको इतनी बात समझ में? जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो यूजफुल नहीं है, कल यूज आ सकती है, एक्स्ट्रा एनर्जी किस रूप में रखते हैं? स्टार्च के रूप में। और वर्तमान समय में जो हम कैप्सूल यूज करते हैं, दवाइयां, कैप्सूल या दवाइयां, तो कैप्सूल की बाहरी संरचना का निर्माण, बाहरी संरचना अर्थात जो इसका जो आउटर सरफेस होता है कैप्सूल का, कैप्सूल की बाहरी संरचना का निर्माण इसी से होता है। किससे होता है? स्टार्च के द्वारा। जो लेयर होती है ना, वो कोई पॉलीथीन नहीं होती, वो स्टार्च होती है, एनर्जी होती है, आपकी बॉडी में जाके उसका पाचन हो सके। ठीक है, तो आपने पॉलीसेकेराइड का पहला उदाहरण बताया स्टार्च या मंड, जो कि पौधों की एक्स्ट्रा एनर्जी जो रहती है, जो यूज नहीं होती है, वह इस रूप में स्टोर हो जाती है उनके शरीर में। इसी प्रकार अगला उदाहरण है आपका ग्लाइकोजन। अर्थात पृथ्वी पर समस्त जीवों की अतिरिक्त ऊर्जा, अभी आपने बताया पौधों की अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में? स्टार्च के रूप में। पर जीवों में यानी हम में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, अतिरिक्त ऊर्जा, जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारे यूज का नहीं है, वह किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, कल हमें काम आएगा ग्लाइकोजन। अब आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, तो ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लाइकोजन टूटने के बाद किस में बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अर्थात मनुष्य में ग्लाइकोजन जो है वह अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि यह अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन है वह मानव शरीर किस अंग में होता है? किस अंग में होता है, किस अंगों में इनका संचयन होता है? तो आपको बताना है यकृत, जिसे आप बोलते हैं लीवर, और मांसपेशियों, मसल्स की कोशिकाओं में, यानी मसल्स सेल्स में इसका संचयन होता है। किसका? यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन, जो अतिरिक्त ऊर्जा है जीवों की, वह संचयित होती है। जब आपके बॉडी को मैसेज जाता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज कम हो रहा है, तो ये ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा टूटता है। किसमें?
ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के द्वारा हमारी कोशिकाओं में आता है, बॉडी सेल्स में आता है, हमारे ब्लड में आता है और हमें एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, तो आपने पॉलीसेकेराइड का उदाहरण दिया। पॉलीसेकेराइड 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं तब इसका निर्माण होता है। पहला उदाहरण स्टार्च। पौधों में समस्त अतिरिक्त ऊर्जा संचयन स्टार्च या मंड के रूप में होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी। और वर्तमान समय में कैप्सूल या दवाइयों की बाहरी संरचना का निर्माण स्टार्च या मंड के द्वारा किया जाता है। फिर आपने बताया जीवों में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है, यानी हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा है वह ग्लाइकोजन यानी जो ग्लूकोज है हमारा, इस रूप में संचयित होता है। और संचयित कहाँ होता है, सेव कहाँ होता है, यकृत या लीवर में, मसल्स की सेल्स में या मांसपेशियों की कोशिकाओं में। अगर सिंपल से थोड़ा सा और आपसे घुमा ले तो आपसे पूछ सकता है कि जंतु स्टार्च या जीवों के स्टार्च के नाम से किसे जाना जाता है। जंतु स्टार्च पूछ ले तो स्टार्च से समझना है एक्स्ट्रा एनर्जी की बात हो रही है, जो आपकी बात हो रही है जंतु स्टार्च। जंतु स्टार्च आपसे पूछ ले, एग्जाम में कोई पूछ लेता है एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी स्टार्च आपने जाना पौधों के अतिरिक्त एनर्जी, और जंतुओं की एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्लाइकोजन। तो आपको आंसर क्या लगाना है, जंतु स्टार्च के नाम से ग्लाइकोजन को ही जाना जाता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़े। आपका पॉलीसेकेराइड का तीसरा उदाहरण है सेल्यूलोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में पूछा गया था ये। ठीक है, पूछा गया था 2016 में कि सेल्यूलोज किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। तो आपने बताया पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, क्योंकि हम पॉलीसेकेराइड का तीसरा उदाहरण पढ़ रहे हैं। यह क्या करता है, पौधों की बाहरी संरचना का निर्माण, अर्थात पौधों का जो आउटर सरफेस है, बॉडी आउटर लेयर, वह किससे बनती है, सेल्यूलोज से। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, सर्वाधिक मात्रा में, पौधों से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया पे, तो पौधों से ज्यादा कुछ नहीं है, तो सेल्यूलोज से बने हुए पौधे। और सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और कैसी कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड प्रकार कार्बोहाइड्रेट, यानी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, उसका आंसर क्या है, सेल्यूलोज, जिससे पौधों की बाहरी संरचना या आउटर सरफेस बना हुआ है। चौथा उदाहरण है आपका काइटिन। यह समस्त अकशेरुकी जिनमें नॉन स्पाइनल कॉर्ड वाले, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड कशेरुक दंड जिनके शरीर में नहीं पाया था, समस्त अकशेरुकी जीवों की बाहरी संरचना का निर्माण, यानी जो इनकी स्किन होती है, आउटर सरफेस होता है। अभी पौधों के किससे निर्माण हुआ, सेल्यूलोज से। और अकशेरुकी जिनमें कशेरुक दंड स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया था, उनकी बाहरी संरचना का निर्माण किससे होता है, काइटिन। अब अकशेरुकी जीव कौन, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में जैसे उदाहरण होता है, उदाहरण दूं तो आपने सुना होगा घोंघा, सीपी, मच्छर, तारा मछली, स्टारफिश इत्यादि। ये पृथ्वी पर ऐसे जीव हैं जो अकशेरुकी जीव हैं, इन्हें स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया था, पर इनकी जो स्किन है वह किससे बनी है, काइटिन के कारण। समझ में आई बात। अब आपने देखा होगा काकरोच हो, मच्छर हो, पर मच्छर के जो पंख होते हैं उसकी टांगों की तुलना में मुलायम होते हैं। तो पूछा जाता है कि जो अकशेरुकी जीवों की संरचना है, यह काइटिन जो निर्माण किया जिसने इनकी बाहरी सरफेस का, तो इसमें कठोरता का कारण क्या होता है, पैर क्यों कठोर होते हैं और उनके पंख क्यों मुलायम होते हैं। तो आपको बताना है जो कठोरता का कारण है, अकशेरुकी जीवों के अंगों में कठोरता का कारण कैल्शियम कार्बोनेट नामक रासायनिक यौगिक होता है। इसको क्या बोलते हैं, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट नामक रासायनिक यौगिक अकशेरुकी जीवों की बाहरी संरचना में जो मौजूद होता है, जहां यह कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा वह अंग अपेक्षाकृत जहां यह नहीं पाया जाएगा उसके अनुसार कठोर होता है। अर्थात जहां कैल्शियम कार्बोनेट जिस पार्ट में इसके पाया जाएगा, यानी उसके टांगों में पाया गया तो हार्ड हो गया, और पंखों में नहीं है, इस कारण से वह काइटिन क्या हो जाएगी, लचीली हो जाएगी। अर्थात
अकशेरुकी जीवों की बाहरी संरचना के जो अंगों में कठोरता का कारण होता है, कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये है तो अंग थोड़ा सा हार्ड है, और अगर जहां ये नहीं पाया जाए अंग क्या हो जाते हैं? उनके लचीले हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे पॉलीसेकेराइड में तीसरा उदाहरण सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है क्या? पौधों की बाहरी संरचना यानी उनकी त्वचा जो बाहरी आउटर सरफेस है उसका निर्माण सेल्यूलोज द्वारा होता है, और पौधों से ज्यादा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए प्राकृतिक जगत में पाई जाने सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कार्बोहाइड्रेट है? सेल्यूलोज है। काइटिन, समस्त अकशेरुकी जीव जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाता, कशेरुदंड नहीं पाया था, ऐसे जीवों की जो बाहरी सरफेस या आउटर सरफेस या बॉडी होती है वह किससे बनती है? काइटिन कार्बोहाइड्रेट से। हमने उदाहरण दिए कौन कौन से अकशेरुकी, घोंगा है, सीपी है, मच्छर, तारा मछली इत्यादि। अब आपने बताया कि इनमें अंगों में कठोरता का कारण क्या होता है? इनके अंगों में कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जहां कैल्शियम कार्बोनेट जिस अंग में होंगे उस अंग में कठोर होगा अंग, और जहां नहीं होंगे वहां लचीला हो। जैसे पंख लचीले हैं और टांगे कठोर है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट आपका समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा, कंटेंट आपको अच्छा मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।